नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में आपको देते हैं। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, ज़रूर आज भी हम अनेक विषयों पर बात करेंगे क्योंकि आज राजकीय महाविद्यालय में विधायक बलवान पूनिया के संबोधन के दौरान भी उनका शायराना आज अंदाज दिखाई दिया, उस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों हर उस खबर पर हमारी नज़र होगी जो आसपास क्षेत्र की वो प्रमुख खबरें हैं। और शुरुआत करते हैं दोस्तों बादरा की ऐसी खबरों से जिन खबरों में बादरा के देहात क्षेत्रों में खुशियां मनाई जा रही है, घरों में एक प्रकार से मिठाइयाँ बांटकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और क्यों ना किया जाए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ऐसी ही एक खबर से जो कि जिलोदा गांव के अनिल कस्वा पुत्र श्री राजेश कस्वा, दोस्तों इनके घर में मिठाइयाँ बंट रही है, खुशियाँ हो रही है क्योंकि अनिल कस्वा ने अपने प्रथम ही प्रयास में भाग लिया था दोस्तों बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में, जो कि जयपुर में 25वीं मिस्टर जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता है अनिल कस्वा ने। दोस्तों पूरे जिलोदा गांव में खुशी का माहौल है, परिवार द्वारा मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे को दोस्तों बधाइयाँ दी जा रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि प्रथम ही प्रयास में जो है अनिल कस्वा ने बहुत बड़ा कारनामा इसको लेकर किया है बॉडी बिल्डिंग में। दोस्तों इससे पहले अगर बात बताएं तो राजस्थान की बीकानेर की दोस्तों जो प्रिया मेघवाल थी, उसने पूरे देश में नाम रोशन किया। थाईलैंड में जो 39वीं प्रतियोगिता आयोजित की गई थी उसमें स्वर्ण पदक जीतकर वो बादरा में 1 जनवरी को पहुंची थी। शानदार उसका स्वागत बादरा तहसील में किया गया था दोस्तों। और वैसे ही अभी तक उनका भी पूरे राजस्थान में किसी न किसी हिस्से में रोजाना सम्मान किया जा रहा है, तो अनिल कस्वा का भी इसी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। और साफ संदेश भारत की तरफ से हम भी अनिल कस्वा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों निनाण गांव से भी एक खुशी की खबर आज सामने आई। अश्विनी कुमार बाबल, दोस्तों उनके पिता सुनील कुमार बाबल राजस्थान पुलिस में है और अश्विनी कुमार सीए बने हैं दोस्तों। और पूरे परिवार में खुशियों का वातावरण है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, गांव में खुशियाँ मनाई जा रही है। और ये निनाण गांव का बाबल परिवार दोस्तों पूरे विधानसभा में प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध और शानदार ऐसा परिवार है जिन परिवार में एजुकेटेड लोगों का जमावड़ा है दोस्तों। मैं बात करूं इनके परिवार में 2 लड़कियों की, तो एक LIC में अधिकारी है और एक भारत सरकार के दोस्तों श्रम मंत्रालय में सर्विस करती है। इसके साथ ही दोस्तों पिता सुनील जी जो है स्वयं राजस्थान पुलिस में है, दादा रिटायर्ड हेडमास्टर है और उनके चाचा सतवीर बाबल जो है दोस्तों समाज सेवी है, गौशाला में गायों की सेवा करते हैं, एक किसान है, लेकिन पूरा प्रतिष्ठित परिवार है। पूरे परिवार में निनाण गांव में खुशियों का माहौल है। एक और खुशी आज आने वाली है दोस्तों, अभी मैच चल रहा है भारत का श्रीलंका के साथ, प्रथम वनडे, लेकिन भारत ने दोस्तों पहले खेलते हुए टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 374 रन का लक्ष्य दिया है 50 ओवरों में श्रीलंका की टीम को। और इसमें मात्र 80 गेंदों में विराट कोहली ने अपने जीवन का, वनडे जीवन का 45वां शतक लगाया है। वो सचिन तेंदुलकर की तरफ एक कदम और बढ़ चुके हैं। बेशक उनके शतकों के शतक अर्थात 100 शतकों के रिकॉर्ड से तो वो ज़रूर अभी 25-30 शतक पीछे है, लेकिन वनडे में उनके शतकों के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। तो इसी के साथ सभी बल्लेबाजों ने आज शानदार प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से भारतीय मैच जीतने जा रहा है दोस्तों। तो ये लगातार खुशियों की खबर हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों अब आपको अन्य खबरों की ओर ले चलेंगे और सर्वप्रथम हम बात करते हैं दोस्तों, कल 11 जनवरी को बादरा में महालक्ष्मी यात्रा आने वाली है दोस्तों, रथ यात्रा। आज नौहर में महालक्ष्मी रथ यात्रा का दोस्तों, जो कि उस रथ यात्रा का मैं नाम बताऊं तो जन आशीर्वाद रथ यात्रा
के नाम से ये रथ यात्रा जो 12 फरवरी को आगरवा धाम से चली थी, 18 रथों के साथ देश भर में 11 लाख किलोमीटर चलकर ये वापस से आगरवा धाम पहुंचेगी और जगह जगह देश में इनका स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, हिसार के आगरवा धाम में माना जाता है कि माता लक्ष्मी का अवतरण स्थल भी उसको माना जाता है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महालक्ष्मी जी का मंदिर वहाँ बनने वाला है। तो इसको लेकर बादरा में ये रथ यात्रा नौहर के बाद में सीधे बादरा में कल प्रवेश करेगी लगभग 2:15 बजे। और अनाज मंडी के जो श्री राम हनुमान मंदिर है दोस्तों, उसमें ये रथ यात्रा प्रवेश करेगी और कस्बे के मुख्य बाज़ारों से होते हुए ये लुहारी वाला अतिथि सदन जो गुड़ मंडी बाज़ार है वहाँ पहुँचेगी और पूरे बाज़ार में पुष्पों की वर्षा के साथ जो है अग्रवाल समाज इसकी अगुवाई कर रहा है। दोस्तों, सर्व समाज के लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो परसों 12 जनवरी को विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जो कि पूरे बीकानेर संभाग की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्था है दोस्तों, और इस समय इसके 46वें स्थापना दिवस पर, क्योंकि 12 जनवरी को जो है इसका स्थापना दिवस होता है, 1977 को इसकी स्थापना की गई थी मात्र 4 लोगों के द्वारा, और आज मात्र 46 वर्षों में ये संस्था इतने विराट स्वरूप ले चुकी है कि इसमें 60-70 के करीब स्टाफ काम करता है दोस्तों, चिकित्सीय स्टाफ है। और समय समय पर इसमें कैंप लगते रहते हैं। विवेक किरण नाम से इस संस्था की एक पुस्तक भी निकलती है मासिक। इसके साथ दोस्तों जो कैंप लगने जा रहा है इस स्थापना दिवस के अवसर पर, उस कैंप में जयपुर के विशेष रूप से बड़े बड़े चिकित्सक भाग लेंगे दोस्तों। और इसमें मस्तिष्क के विशेषज्ञ, किडनी हो, मूत्र रोग हो, हृदय हो, नाक कान गला हड्डी जोड़ हो, या फिर दोस्तों जोड़ प्रत्यापन की किसी पेशेंट को समस्या हो, इन सभी बीमारियों से संबंधित लोग इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। और आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन इस कैंप के दौरान किया जाएगा। और विशेष रूप से संस्था ने कोविड नियमों की पालना करते हुए यहाँ सभी के आने की मांग की है, अपील की है, आह्वान किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है इस संस्था में आ रहे हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो बिजली संकट राजस्थान में है उसको भी लेकर, और जो राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल और लंबे समय से संघर्षशील है लोग, उनके लिए भी हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे 11 जनवरी को कल धरना प्रदर्शन भी होगा अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से, और इसको लेकर एक बैठक 2-3 दिन पहले दोस्तों गांधी पार्क में जोगेंद्र मोटसरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था। और इसमें जो विभाग घटक दल दोस्तों शामिल हो रहे हैं उसको लेकर सरकार की नींद उड़ने वाली है। और आने वाले दिनों में 23 जनवरी को जयपुर में एक महारैली का आयोजन भी किया जाएगा। और कल 11 जनवरी को दोस्तों धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन उपखंड कार्यालय के आगे जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। और जिलों में भी 18 जनवरी को शानदार प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। और इसमें जो घटक दल है उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये कानूनगो संघ है, पटवार संघ है, नल मजदूर फेडरेशन है, शिक्षक संघ प्रगतिशील है, और शिक्षक संघ शेखावत सहित शारीरिक शिक्षक संघ भी शामिल है, नर्सिंग एसोसिएशन भी है, आयुर्वेद नर्सिंग स्टाफ भी है, और परिचारक संघ भी है, प्रबोधक संघ भी है, और पेंशनर समाज सहित अनेक घटक दल और भी है, जैसे जिसमें एएनएम जीएनएम सहित दोस्तों आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी साथी आदि भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये महासंघ के प्रांतीय एक प्रकार से आह्वान पर ये मांग पत्र तैयार करके धरना प्रदर्शन का जिम्मा यहाँ स्थानीय संगठन ने उठाया है दोस्तों। इसके अलावा अन्य
खबरों की ओर अगर रुख करें तो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय में आज 10 जनवरी को विधायक बलवान पूनिया ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने दोस्तों इस अवसर पर भाग लिया। अनेकों यहाँ गणमान्य जन भी कस्बे के एकत्रित हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया लोगों ने भरपूर। और इस अवसर पर अपने छोटे से ही सही 10-11 मिनट के शानदार संबोधन में विधायक बलवान पूनिया का शायराना अंदाज आज दिखाई दिया। और दोस्तों वो अपने चिर परिचित अंदाज में एक कड़क संबोधन देने से नहीं चुके, वो उन्होंने ज़रूर दिया। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे अन्य खबरों की ओर। तो राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर जो लगातार राजस्थान में दोस्तों आवाज़ बुलंद हो रही है, हजारों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं जो आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। और ये लगभग मैं आपको बताऊं तो 6 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, राजस्थानी भाषा। और इसकी मांग आज की नहीं है, इसकी मांग आज़ादी से पहले हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान से ही इसकी मांग जो है चल रही है। 1936 में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा की मांग उठाई गई थी भारत में दोस्तों। और बेशक इसके मार्ग में अनेक रोड़े हैं दोस्तों, इसमें एक रूपता नहीं है, अनेक प्रकार की बोलियां हैं। और राजस्थान में तो इसके लिए मशहूर है दोस्तों, हर 12 कोस अर्थात लगभग हर 36 किलोमीटर में जैसे पानी बदल जाता है, उसी प्रकार से भाषा भी हर 36 किलोमीटर में बदल जाती है दोस्तों। तो अब करीब करीब जो मारवाड़ी भाषा है उसकी बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर आदि जिलों में ये मारवाड़ी भाषा बोली जाती है और गोंडवाड़ी भी भाषा यहाँ बोली जाती है। इसके अलावा मेवाड़ी भाषा उदयपुर, भीलवाड़ा आदि में निश्चित रूप से ये अलग अलग बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। और इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो 1300 वर्ष पुराना इसका इतिहास है राजस्थानी भाषा का। और 6 करोड़ लोग इसको भाषा को बोलते हैं। 72 प्रकार की इसमें कुल बोलियां हैं और यही एक रूपता नहीं होने की वजह से ही इसमें भारी अड़चने आ रही है। और दोस्तों सरकार इसको अगर मान्यता, कहीं ना कहीं दोगलापन इसमें राजस्थान सरकार का भी नज़र आता है दोस्तों, जिसका आपने पीछे भी बहुत इसके नमूने आपने देखे होंगे। और राजस्थान के ऊपर इसका अतिरिक्त बजट का भार भी पड़ता है। जब राजस्थान में इसकी अगर मान्यता दी जाती है तो लगभग 30,000 टीचर की व्यवस्था हर स्कूलों में दोस्तों एक राजस्थानी टीचर की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसमें कितना बजट का भार राजस्थान पर बढ़ जाता है, इसको लेकर भी सरकार बार बार अपने पग जो है, पाँव जो है वो पीछे खींच लेती है। और यही कारण है कि अभी तक इस भाषा की मान्यता को लेकर लड़ने वाले लोग सड़कों पर है मायूस हो चुके हैं, लेकिन वो लड़ना बंद नहीं किए हैं। वो दोस्तों लड़ते जा रहे हैं, अभी भी मांग इसकी लगातार चल रही है। अगर बात करें 2003 में तो हमारी विधानसभा में ज़रूर 2003 में इसको लेकर एक राय बनी थी और विधानसभा से एक प्रस्ताव जो है वो केंद्र को भेजा गया था। ये एक सबसे बड़ी सफलता की और खुशी की बात थी। लेकिन 2006 में दोस्तों केंद्र ने हालांकि भरोसा दिलाया था कि इसको जल्द ही मान्यता दी जाएगी, लेकिन आज तक लोकसभा में बिल पास जो है वो पेश भी नहीं हुआ दोस्तों। राजस्थान के लोगों को दोस्तों ये दंश अभी तक है। लेकिन मैं बात करूं आपको संविधान की 8वीं सूची में इसको संवैधानिक मान्यता क्यों नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर पहले मैंने आपको बताया था भाषा में एक रूपता नहीं है और लगभग जो 72 अलग अलग प्रकार की बोलियां भी बोली जाती है। तो कुल मिला के बहुत सी अड़चने हैं, अतिरिक्त भार भी राजस्थान सरकार पर इसको लेकर पड़ता है। लेकिन राजस्थानी भाषा देश में
दोस्तों 7वें स्थान पर मायने रखती है, 7वां स्थान, जबकि गुजराती हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, अनेक भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। और दोस्तों हमारे कोर्ट का हाल तो ये है कि न्यायालयों में दोस्तों पारसी, उर्दू आदि भाषाओं में जो है सारा का सारा कार्य होता है। हिंदी भाषा में भी पूर्णतया कामकाज नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय भाषा का जब ये हाल हो रहा है तो हमारे पूरे देश में दोस्तों भाषा की मान्यता को लेकर एक बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता है और सरकार को भी एक बहुत संजीदगी के साथ इस विषय पर कार्य करने भी चाहिए। और जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा को देश में 7वां स्थान है, वहीं विश्व में अगर बात करें तो विश्व में 16वां नंबर है दोस्तों राजस्थानी भाषा का। इतनी अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो ये भारत के हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि अनेकों स्टेट में राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और भारत से बाहर भी जितने मारवाड़ी रहते हैं दोस्तों, वो कम से कम आपस में मिलते हैं तो मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में बात करते हैं। और पाकिस्तान की भी बात करें तो पंजाब प्रांत हो उनका, बहावलपुर हो, और अनेक ऐसे पाकिस्तान के भी क्षेत्र है जहाँ मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो मारवाड़ी भाषा की मान्यता के लिए लोग संघर्षशील है, लंबे समय से है। हमारे बादरा क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से लोग आपको मारवाड़ी राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष करते हुए मिल जाएंगे। और राजस्थान में हजारों की संख्या में लोग इस भाषा की मान्यता को लेकर संघर्षशील है। अब बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में जो विद्युत संकट छाया हुआ है उसको लेकर, उसकी रियलिटी क्या है, आने वाले समय में ये संकट गहराएगा, इससे क्यों गहराएगा दोस्तों, इसके लेकर भी बात करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार का बार बार ये दावा दोस्तों कि ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। दोस्तों ये दावा कितना मजबूत है, कितना खोखला है, इसको लेकर भी आज हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों राजस्थान में ये बिजली संकट जो है वो लगभग दोस्तों 10 से लेकर 10 घंटों तक की, 1 से लेकर 10 घंटों तक की रोजाना अघोषित कटौती, गांव हो या शहर हो, कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी भी दे रही है। और लोगों को जो उद्योग धंधे हैं दोस्तों वो पूरी तरह से इसको लेकर प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर क्या है बिजली संकट, और जो 3 पावर प्लांट यूनिट जो लगाने की सरकार की घोषणाएं थी दोस्तों, बजट में भी इनको तवज्जो दी गई थी, क्या हुआ, उसके टेंडर जारी हुए या नहीं हुए, कब जारी होंगे दोस्तों, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बजट में 3 पावर प्लांट यूनिट स्थापित करने की घोषणा हुई थी, जिसमें एक तो 2 तो छबड़ा पावर प्लांट में दोस्तों नई इकाइयां स्थापित करने की बात हुई थी, जिसमें 600 मेगावाट की ये 2 इकाइयां थी दोस्तों, जिसकी 9,606 करोड़ रुपए की जो है लागत आने वाली थी। और एक काली सिंधी जो झालावाड़ा के तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार होना था दोस्तों, वो भी अटका हुआ है। और इसके अलावा 800 मेगावाट का लगभग 6,054.58 करोड़ रुपए खर्च से दोस्तों एक यूनिट स्थापित होने जा रही है। ये तीनों यूनिट दोस्तों 19 जुलाई को प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति इनकी मिल चुकी थी, लेकिन इसकी अभी तक दोस्तों कार्य प्रगति पर नहीं आ रहा है और पर्यावरण स्टडी ही इसकी अभी तक जारी है। तो इस वर्ष जो अंतिम बजट राजस्थान सरकार का आना है इसी जनवरी की लगभग 23 तारीख के बाद में, तो इस अंतिम बजट में क्या इसको लेकर सरकार कोई बहुत बड़ी घोषणा करने जा रही है या फिर ये लोक लुभावना ही माना जाएगा दोस्तों। अगर पूरे पावर प्लांट की आप रीडिंग करेंगे, आने वाले 4 वर्षों तक राजस्थान में बिजली संकट में सुधार होने वाला नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बात अगर बताऊं डिटेल से, तो डिमांड कितनी है राजस्थान में बिजली की, 13,840 मेगावाट की डिमांड है राजस्थान में। और उपलब्धता की बात करें तो दोस्तों ये 12,972 मेगावाट ही है। तो वर्तमान में ये कमी जो है वो कहाँ से पूरी
की जाएगी और नए पावर प्लांट जो लगाने की सरकार की घोषणा थी उसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी संवेदनशील है ये सरकार, और नए बजट में योजनाएं आएंगी उनके लिए कितनी संवेदनशील होगी। और अब तक जो पिछले बजट थे, हमारे भादरा की बात करें तो दोस्तों 100 करोड़ का जो बजट था, 14 सिंचाई से वंचित भादरा के गांव हो या फिर तारानगर के भी 2 गांव हो, नोहर के भी गांव हो, कुल मिला के ये 30 के करीब गांव है जो सिंचाई से वंचित है। नोर क्षेत्र के भी सिंचाई से वंचित गांवों की समस्या है, और उसको लेकर अमित चचाण विधायक ने भी दोस्तों बार बार विधानसभा में आवाज बुलंद की थी। उसके बावजूद भी नोर से विधायक अमित चचाण के तो दावे थे नोर में अशोक गहलोत को लाकर मुख्यमंत्री को इसका शिलान्यास कार्यक्रम करवाया जाए, लेकिन यही प्रयास लगभग हमारे भादरा के विधायक बलवान पुनिया के हैं कि उनको लाकर इनका शिलान्यास करवाया जाए ताकि जनता को कुछ राहत मिले और जनता को ये कह सके कि अब ये कार्य शुरू हो चुका है। नहरों की खुदाई कहाँ होगी और दोस्तों ज़मीनों के किस प्रकार से जो मुआवजा और मिलना है उसकी लंबी चौड़ी ये प्रक्रिया है जो इस साल नहीं होने वाली है, ये तय लग रहा है। क्योंकि अगर इसका शिलान्यास हो भी गया तो इस सरकार में ये बन नहीं पाएगा, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आगे क्या ये गांव के लोग जो हैं वो वर्तमान विधायकों पर, चाहे नोर का हो या भादरा का हो, विश्वास करेंगे? दोस्तों महत्वपूर्ण समय पूरा 5 साल 4 साल निकाल दिए और उसके बावजूद भी उनका काम प्रारंभ नहीं होता है, और जिनकी बिना पर वो वोट मांग कर, वादे कर कर, घोषणा करके वो सत्ता में आए हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता उनसे जवाब ज़रूर मांगेगी और मांगना भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जितने काम स्वीकृत होते हैं वो काम धरातल पर अगर होते हैं तभी उसका फायदा लोगों को मिलता है। अगर काम स्वीकृत चाहे कितने ही हो जाए दोस्तों, लेकिन उन स्वीकृत कार्यों को धरातल पर क्रियान्वित रूप देना एक बहुत बड़ी बात है, और यही विकास कार्य होते हैं। विकास कार्य कागजों में जो दबे रहते हैं उनको विकास कार्य कैसे कहें दोस्तों? राजगढ़ भादरा सड़क मार्ग की बात करें हम, राजगढ़ भादरा सड़क मार्ग 2 साल पहले हमने बार बार बताया, इसका बजट भी जारी हो चुका था। कहाँ गया वो बजट? क्या वो कागजों में उलझ गया बजट? क्या वो कागजों में दबा पड़ा है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? उसके बाद में बजट आ गया, उसमें भी कुछ कोई जिक्र नहीं है उसका, और ये लास्ट बजट आ रहा है। और इस लास्ट बजट में वैसे ही सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि कांग्रेस में आपसी खींचातानी है, सचिन पायलट गहलोत की जंग है, और विधायकों को खुश रखना है, और जो बाहर से विधायक आकर सरकार को बार बार बचा रहे हैं, विधायक बलवान पुनिया जैसे विधायक, उनको भी खुश रखना है। तो किस किस को खुश रखेंगे अशोक गहलोत, ये तो बजट में नज़र आ ही जाएगा जब 23 जनवरी को ये बजट होगा। लेकिन एक हम बार बार आपको कह रहे हैं दोस्तों, बेशक इस सरकार को कोई मतलब नहीं है, और पहले वाली सरकारों को भी कोई मतलब नहीं होता था आगे कौन सी सरकार आएगी, उसके ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, कितना हमें कर्ज देकर जाना है उन सरकारों को, इससे कोई सरोकार नहीं है वर्तमान सरकार का। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी संभवतः ये कर सकती है, और उससे उनकी सीटों में इजाफा भी हो सकता है दोस्तों। वो है किसानों का कर्ज माफ, जो कि 4 साल पहले उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने 1 2 3 10 तक गिनते हुए और बजट माफ करने की बात कही थी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लोग भूले नहीं हैं, विपक्ष इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, सरकार पर दबाव है। अशोक गहलोत भी धुरंधर नेता है, ये चीज़ समझते हैं। तो ये किसानों का कर्ज माफी का जो है इस बजट में ये फार्मूला कांग्रेस लेकर आ सकती है और किसानों को राहत दे सकती है, बहुत बड़ी राहत। बेशक 4 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली, लेकिन अब मिल जाए तो किसानों के लिए ये राहत वाली बात हो सकती है। अगर ये भी नहीं हुआ तो कांग्रेस का भविष्य बहुत अंधकारमय हो सकता है। और देखेंगे बजट के ऊपर भी हमारी नज़रें हैं, क्षेत्र के लोगों से बजट का हम मूल्यांकन भी करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों समय ज़्यादा नहीं लेते हुए आज 10 जनवरी को क्या विशेष दिवस है इसको लेकर हम बात करते हैं। आज संकटी चतुर्थी है दोस्तों।
तिथि की बात करें तो जिसको गणेश चौथ के रूप में भी हम मानते हैं, लंबोदर चतुर्थी हो या माघी चौक हो या फिर तिलकुट चौथ हो, तिल चतुर्थी हो, ये अनेक नामों से इसको जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आज के दिन जो है उसको ये आती है। और आज के दिन दोस्तों चंद्रमा को जल अर्पित करके जो महिलाएं हैं अपना व्रत खोलती है। लेकिन विशेषज्ञ ज्ञानी पंडित शास्त्री जो है वो बताते हैं कि आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों अलग अलग इसके विधान है और अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा राय भी व्यक्त की जाती है। तो विश्व हास्य दिवस आज के दिन मनाया जाता है और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भी आज के दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया था। 2006 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने की विधिवत घोषणा मनमोहन सिंह द्वारा पीएम हमारे की थी। और 1974 को फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता ऋतिक रोशन का भी आज के दिन जन्म हुआ था। 1940 को बेहतरीन गायकार KJ यशुदास का जन्म भी आज के दिन हुआ था। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें एक ऐसी खबर की जो कि हमारे चूरू जिले की रतनगढ़ की एक घटना है। दोस्तों आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। और परिवार के कुछ लोग रात को सोए रह गए क्योंकि उन्होंने सिगड़ी जलाकर, सर्दी अत्यधिक है दोस्तों, ठंड बहुत है, सिगड़ी जलाकर वो कमरे में रूम में बंद कर सोए थे। उसकी गैस बनकर जो बड़ा हादसा हुआ। इसी प्रकार का एक बीकानेर में भी हादसा हुआ दोस्तों। 2 परिवारों के 5 लोगों की इसी प्रकार से दोस्तों रात को सोते वक्त निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत बुरा है दोस्तों। आप बेशक ठंड से बचने के लिए अपने रूम में रूम हीटर लगाएं या फिर इस प्रकार से सिगड़ी आप जलाते हैं, लेकिन सोने के लिए आप जाएं तो घर के जिम्मेवार सदस्य को इसका ध्यान रखने की बात है कि वो इसको बाहर छोड़ दे, इसको बुझा दे और जो हीटर लगा है उसको बंद कर दे और उसके बाद में फिर आराम से सो जाए। क्यों, आपका रूम तो उस समय गर्म हो ही चुका होता है। उसके बाद में आप सो जाते हैं तो उसकी गैस जो है वो बाहर निकल नहीं पाती और दोस्तों ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है इस प्रकार की गैस जो है, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको पता भी नहीं चलता है। धीरे धीरे उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन जो है एकदम नील हो जाती है, उसका लेवल घट जाता है और वो मौत के आगोश में चला जाता है। तो इस प्रकार से आप भी ये खबर सुन रहे हैं तो दोस्तों प्रचंड सर्दी है, बेशक हीटर चलाएं, सिगड़ी जलाएं, लेकिन रात्रि को सोने के समय इसको बंद कर दे, उसको बुझा दे, उसको कमरे से बाहर कर दे। तो ये आप इसका ख्याल आपको रखना है। और इसके अलावा जल्दी से दोस्तों अब मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी आपको देंगे। सादुलपुर मंडी में मूंग 7200 रुपये, ग्वार के भाव 5820 रुपये, बाजरा 2130 रुपये, चना के भाव 4800, तारामीरा 4900 रुपये, सरसों 5900 रुपये और गेहूं के भाव 2451 रुपये प्रति कुंटल रहे। सरसा मंडी में ग्वार 6040, सरसों के भाव 6041, जबकि नरमा 8561 रुपये प्रति कुंटल रहा। जबकि सूरतगढ़ मंडी में ग्वार बिकाए 6040, नरमा बिकाए 8600, कपास बिकाए 9500 रुपये, चना 4650, गेहूं के भाव 2480, मूंग के भाव 7100 रुपये प्रति कुंटल बिके हैं। और एलनाबाद मंडी में ग्वार बिकाए 6015, सरसों बिकी है 6031, नरमा बिकाए 8485 रुपये प्रति कुंटल। श्री गंगानगर मंडी में नरमा बिकाए 8471, ग्वार के भाव 5793, जौ के भाव 2425, मूंग के भाव 7272, जबकि गेहूं बिकाए 2504 रुपये प्रति कुंटल, चना 4571 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 5792। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 5875, सरसों के भाव 5813, जबकि नरमा के भाव 8554 रुपये प्रति कुंटल रहे। और आज की अंतिम मंडी नौहर में ग्वार बिकाए 5715, नरमा बिकाए 8500 और कपास बिके 10,400 रुपये प्रति कुंटल। और इसके अलावा दोस्तों अब मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। आज 10 जनवरी को 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, धूप तेज निकली। लगभग 11:30 बजे आज बादरा क्षेत्र में धूप निकली थी। उससे पहले धुंध और कोहरे की चादर जो है कोहरे की वो क्षेत्र में छाई हुई थी। 7% बादल दिन भर छाए रहे थे। रात्रि को देर रात्रि तक लगभग 30 से 40% बादल आसमान में
छाए रहेंगे। 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा। 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कल 11 जनवरी को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज और पश्चिम विक्षोभ का क्या हुआ, क्या बरसात होगी दोस्तों। 10 से 16 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 17 से 21 दोपहर को मैक्सिमम। 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। 4 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग बादल जो है 90 से 100% सुबह से रात तक देर शाम तक छाए रहेंगे, अर्थात घटा टोप नजर आएगी। परिवर्तनशील मेघ भी उसमें शामिल है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रियता पर असर पड़ा है दोस्तों, वो कमजोर पड़ा है। तो आने वाले 1-2 दिनों में जो बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई थी, अब मौसम विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि बरसात की संभावनाएं बहुत क्षीण हो चुकी हैं। तो ये असर मौसम का हुआ है, लेकिन ठंड अभी भी प्रचंड है। कुछ राहत 1-2 दिन में ज़रूर ठंड से मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।